बदलते भारत की शान। नमस्कार। बस यही शौक है, पेशा है, मंजिल है, गलत को मिटाते रहना है और सच को लिखते रहना है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं डीडी किसान का बेहद खास कार्यक्रम जिसका नाम है सच के साथ। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। तो इस कार्यक्रम में क्या होता है आप जानते ही ना, बात किसानों की होती है, बात खेती की होती है, बात सरकारी योजनाओं की होती है और बात उन सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की होती है कि आखिर फाइलों से लेकर धरातल पे वो किस तरीके से काम करती हैं और सरकार आज की नहीं बल्कि दूर की सोचती है। और आप जानते ही हैं कि किस तरीके से सरकार हर बात को पूरा करने की गारंटी देती है। और अब तो गारंटी की गारंटी है, तो फिर ये सारी बातें कहां होंगी, वो यहां होंगी। तो आज हम CFQ CTI पोर्टल की बात करेंगे, आज हम बात करेंगे मिट्टी की सेहत की, बात करेंगे आपकी सेहत की, बात करेंगे किसानों की खुशहाली की, बात करेंगे सखी दीदी की, बात करेंगे ड्रोन दीदी की। यानी आज की इस एपिसोड में आपके लिए इतना कुछ है कि अगले कुछ मिनट, 50 से 55 मिनट में, हमेशा कहता हूं आप बस हमारे साथ रहिए और आज का एपिसोड आपको जरा भी मिस नहीं करना है। तो शुरुआत करते हैं ड्रोन दीदी से, और ड्रोन दीदी को लेकर प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं और प्रधानमंत्री किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं ड्रोन दीदी के साथ, और क्या उनके पिटारे में इस योजना को लेकर भविष्य के गर्भ में है, ये सारी बातें शुरुआत से दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी हमारी जो पहचान थी किसी की बीवी या फिर बहू के नाम से हमें जाना जाता था, लेकिन उन्होंने एक ड्रोन दीदी का जो हमें नाम दिया था, इससे हमारे पूरे गांव में, हमारे स्टेट में हमारी पहचान बढ़ा दी है उन्होंने। तो हम उनसे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। नमस्ते जी। ये ड्रोन से जो हम स्प्रे कर रहे हैं सर, इससे किसान को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। हमारा किसान बहुत खुश है सर, क्योंकि सर उसका जो वो काम 2 घंटे में कर पाता था खेतों में स्प्रे टंकी टांग के, और जो लेबर का कॉस्ट होता था सर, उसका काम इसने बहुत हल्का कर दिया है। एक तो किसान के समय की बचत हो गई है, दूसरा उसका लेबर का कॉस्ट भी घट गया है सर। आपका अपना बताइए कि आप कैसे इसको शुरू किया, कैसे आपका परिचय आया, कितने समय में सीखी और अभी कितना काम मिल रहा है आपको? वो ड्रोन डेस्टिनेशन है जो मानेसर में, वहाँ से हमने इसका ट्रेनिंग लिया सर। फिर उसके बाद सर जब हम गांव में गए तो लोग बड़े ही उत्साहित हैं सर। मैं इसके बारे में हमारे गांव के किसान भरोसे केंद्र के अधिकारी के माध्यम से हमको पता चला है। उसके बाद हमको कोरमंडल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने हमको ट्रेनिंग दिया गया है। कितने दीदी ट्रेन हुए हैं? 200 सर। 200? मुझे ट्रेनिंग सर फूलपुर में इसको द्वारा दी गई थी। 15 दिन की सर ट्रेनिंग हुई है और मुझे ड्रोन मिल चुका है सर, आयोटेक का एग्री बोर्ड ड्रोन मिला है सर, उससे काम कर रहे हैं सर। किसान बहुत खुश है सर, बहुत अच्छा काम करता है ये। इसको संभालोगे कैसे आप लोग? कभी जरूरत पड़ी रिपेयरिंग वगैरह की तो कैसे करोगे सर? वो हमें बताया गया है। बताया गया है। तो आपकी पहचान क्या है वो गांव में? पायलट की है? जी सर। पायलट है कि नमो ड्रोन दीदी है? ड्रोन पायलट है सर। मैं JNK बड़गाम से आई हूँ सर। मुझे ये NRLM से पता चला ड्रोन पायलट का सर। वहाँ पे बहुत खुश है लोग, बोल रहे हैं हमें हमारी हेल्प हो जाएगी इससे। लोगों ने देखा आपको ड्रोन उड़ाते हुए? हाँ, तो किसी खेत में काम भी किया क्या? नहीं सर, अभी हमारी ट्रेनिंग ही चल रही है। अभी ट्रेनिंग चल रही है। चलिए, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक आ पहुँचूंगी, और जब आज मैं यहाँ पे आई तो मुझे यहाँ पे आके भी ये लग रहा था कि शायद मैं पीछे हूँ, क्योंकि मैं चलते टाइम सबसे पीछे रह जाती हूँ। कोई बिलीव करे या ना करे, लेकिन
मैं मोदी जी से खुद मैंने बात की है, मैंने उनको बिल्कुल करीब से देखा है, जाना है, बात की है। और प्रधानमंत्री जी की कोशिश यही रहती है कि समाज के हर व्यक्ति तक, बल्कि आखिरी व्यक्ति तक वो जुड़े, और न सिर्फ जुड़े, उनके उत्थान के लिए कई योजनाओं की शुरुआत करें। तो आज डिटेल से कई चीजें हम माइन्यूटली समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है, परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी जी जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के, स्वागत सर आपका। अश्विनी महाजन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, शिक्षाविद हैं, सर स्वागत आपका। महावीर सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो स्वागत सर आपका भी चर्चा में। और मुकेश जैन हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही साथ मीनू जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि ड्रोन पायलट हैं। तो आज सारी बातें समझने की कोशिश करते हैं, और जिस ड्रोन दीदी का हमने जिक्र किया, तो इस पूरे प्रोजेक्ट को जरा नजदीक से समझने की कोशिश करते हैं। मीनू जी हमारे साथ है। तो मीनू जी, ये जो ड्रोन दीदी वाली योजना है, इसमें आपकी क्या भूमिका है, पहले तो मेरे दर्शकों को ये बताइए, और किस तरीके से ये योजना आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उस दिशा में कैसे महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं इस योजना के जरिए। सबसे पहले तो नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, और मैं माउंटेनियर मीनू का बात करते हैं ड्रोन दीदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई किसानों के कल्याण जी। तो मैं हरियाणा की पहली बैच की पहली लड़की ड्रोन पायलट। हमें इसके बाद स्टार्टिंग से लेकर 2 दिन के फर्स्ट डे हमें उनकी थ्योरी के बारे में मोटा मोटा पढ़ाया गया था, और बेसिक उसके रूल्स बताए गए थे। 4 दिन की या 5 दिन की 5 घंटे की हमारी प्रैक्टिकली भी इसकी ट्रेनिंग दी गई थी हमें। मैं आज इतनी सक्षम हूँ कि मैं पूरे ग्रुप को भी बता सकती हूँ कि इसको हमने इसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, खेतों में स्प्रे कैसा करना है, कौन से जोन में हमें ये उड़ाना है, और इस रख रखाव से लेके टोटली बातें मैं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस से बता सकती हूँ कि हमें किस प्रकार से इसका यूज करना चाहिए। जी, लेकिन मीनू जी, शुरुआत से समझने की कोशिश करूं तो जो नमो ड्रोन दीदी का प्रोजेक्ट है, इससे एक आम महिला, एक कृषक महिला, या फिर कोई दूसरी महिला जो इसके साथ जुड़ना चाहे, वो जुड़े कैसे, वो कैसे इस योजना का फायदा उठाए, और कैसे आपकी तरह खुद को लाभान्वित कर सके। सर, इसका बेसिकली मैं बता दूं कि कोई पैसा नहीं लगता इससे जुड़ने के लिए। हमारे गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दिलवा रखी है या दे रखी है कि इसके लिए ना ही तो कोई पैसे की जरूरत होती, सिर्फ एक अपना डेडिकेशन और लगन के साथ हम ग्राउंड लेवल से उठ के ऊपर तक कैसे जा सकते हैं। इसमें सिर्फ हमें एक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और खुद को सीखने का एक मौका मिलता है सरकार की तरफ से। अदरवाइज तो ये 10 लाख का ड्रोन जो हमें मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवा रही है, तो हम सेल्फ डिपेंडेंट इसके जरिए हो सकते हैं। तो महिलाओं के हौसलों को, उनके सपनों को पंख लगाने की कोशिश ड्रोन दीदी योजना के जरिए, और ये कितनी ज्यादा लाभकारी हो सकती है। मीनू जी, आप मेरे साथ बने रहिए, दूसरे पैनलिस्ट भी मेरे साथ मौजूद हैं। कृष्णवीर चौधरी जी, आपसे समझना चाहूंगा, इस प्रोजेक्ट को जरा माइन्यूटली समझाइए और अपने एक्सपीरियंस के जरिए समझाइए कि ये कितना बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है, किस तरह से महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए ये एक बड़ा कदम है। घनश्याम जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी है उसकी आज समय के साथ जुड़ना सबसे बड़ी आवश्यकता है। अभी तक जो खेतों में पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता था, और हमारा ड्रिप और स्प्रिंग का इरिगेशन सिस्टम जब से यूज किया तो उससे पानी बचा है। इसी तरीके से जब हम इससे स्प्रे करेंगे दवाइयों का, तो पहली बात तो ये कि उसका कॉस्ट ऑफ पेस्टिसाइड कम होगा। अच्छा। वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ फसल के ऊपर स्प्रे होता है जहां सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, और जो मैनुअली स्प्रे करते हैं वो ज़मीन पे ज़्यादा गिरता है, पत्तों पे कम गिरता है। ये एक तो सबसे बड़ी बात ये हो गई कि इसमें कम मटेरियल में ज़्यादा एरिया कवरेज हो जाएगा, ज़्यादा फसलों को बचाने के लिए जो है जो दवाई का प्रयोग करते हैं वो कम मात्रा में लगेगी और पैसा कम लागत आएगा। और दूसरी बात इसकी ये है कि सिर्फ और सिर्फ
फसल के ऊपर इसका प्रयोग होगा। पर्यावरण के जो अभी तक की शिकायतें रही कि साहब पर्यावरण का नुकसान होता है, मिट्टी में ज़्यादा जाता है, उससे नुकसान होता है, पानी में जाता है, इन सब चीज़ों से बचाव होगा। तीसरी बात इसमें आती है कि जो मानव स्वास्थ्य के लिए कई बार क्या होता है कि जिस तरह से हवा चलती है, अगर पूर्व से पश्चिम की दिशा में हवा चल रही है और स्प्रे करने वाला व्यक्ति पश्चिम की दिशा से खेत में पूर्व की तरफ करने लगा तो उसमें उल्टा उसको नुकसान होता था, वो दवाई का नुकसान सांस से अंदर जाता था। आज मानव के स्वास्थ्य को पूरी तरह सुरक्षित इस ड्रोन के स्प्रे में रहेगा, क्योंकि उसे कोई स्मेल का, कोई हवा का कोई असर उसे नहीं उसके हेल्थ पर पड़ेगा। उसका जो पेस्टिसाइड्स का सीधे एब्जॉर्प्शन बॉडी में होता था वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बच जाएगा, पूरी तरह बच जाएगा। जितनी जरूरत है उतनी ही पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो पाएगा। हमारे साथ जुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स जो है वही से कहें। आऊंगा सर आपके पास। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट महावीर जी भी है। तो महावीर जी ये समझे कि लखपति दीदी बनने का जो सपना दिखाया जा रहा है उसे हकीकत में तब्दील करने की तरफ बढ़ता हुआ ये एक बड़ा कदम है जिसे हम नमो ड्रोन दीदी के तौर पे देख रहे हैं। जी, सरकार ने, मोदी सरकार ने जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो टेक्नोलॉजी को हर क्षेत्र में बढ़ावा दिया है, उसका एक बड़ा उदाहरण है ये नमो ड्रोन दीदी जी। और सरकार का ये भी कहना है कि लखपति दीदी बनाने की तरफ सरकार जो है आगे बढ़ रही है। तो उसी लखपति दीदी में कुछ छोटे उद्यम शुरू कर रही हैं, कुछ ड्रोन दीदी बनाई जा रही हैं, कुछ अपना जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं उनके जरिए जो छोटा मोटा कारोबार और ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है जी, उसके जरिए वो नया उद्यम शुरू कर रही हैं। तो ये तमाम जो उद्यम और योजनाएं मिलकर जो आगे बढ़ रही हैं, तो सरकार ने जैसे कहा कि हम 2 करोड़ लखपति दीदी हमने बनाई हैं और हम इसको 3 करोड़ तक पहुंचाएंगे। सपना और बड़ा हो रहा है, सपना और बढ़ाया जा रहा है। तो उसी कड़ी में एक ड्रोन दीदी का भी इसमें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, आपको फसलों के लिए उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना है, तो उसी में ड्रोन दीदी का ये नया जो कार्यक्रम सरकार ने शुरू किया है। और जैसा कि चौधरी साहब ने बताया कि उससे मानव की भी सुरक्षा हो रही है। आप अगर पेस्टिसाइड, कीटनाशक या दूसरी चीजें आसमान से छिड़केंगे तो उसमें मानव हस्तक्षेप करीब से नहीं होगा बल्कि दूर से होगा। ठीक है, तो इस तरह मतलब एक सुरक्षा के लिहाज से भी ये अच्छा कदम इसको माना जा रहा है। ठीक है, अश्विनी सर भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन अश्विनी सर मैं आपके पास आऊं उससे पहले मुकेश जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर मुकेश जैन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से जुड़ रहे हैं, निदेशक है वहां पे। और सर सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा, इस प्रोजेक्ट को हमारे व्यूवर्स अगर एक सिरे से समझना चाहें तो ये महिलाओं के एम्पावरमेंट के साथ ही, जैसा कि दूसरे पैनलिस्ट भी कह रहे थे, ये सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी होने जा रहा है। सर थोड़ा सा समझाइए और बताइए कि नमो ड्रोन दीदी एग्जैक्टली है क्या? जी, सभी दर्शकों को बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। नमो जो ड्रोन दीदी ये जो स्कीम है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अभी लॉन्च किया गया था, तो ये आने वाले 3 साल के अंदर, 1 साल तो ये बीती गया समझ लो, तो आने वाले 2 साल के अंदर 15,000 ड्रोन महिला स्वयं सहायता समूह को दिए जाना है। इस स्कीम के अंदर खास बात ये है कि ये शुरुआत के अंदर महिला स्वयं सहायता समूह को टारगेट किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे समूह हैं, आपको पता है। तो फिलहाल वो लोग सिलाई मशीन है या अचार बनाना है या इस टाइप के घरेलू काम के अंदर वो लोग इन्वॉल्व थे, पर नई टेक्नोलॉजी के अंदर इस टाइप का हाई टेक्नोलॉजी का जो है इसको इस्तेमाल करके उनको सक्षम बनाने के लिए ये पहली बार पहल की गई है। और इस स्कीम के अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि ये हर चीज के इसके अंदर ध्यान रखा गया। जैसे एक ड्रोन जो है लगभग 10 लाख रुपए की कीमत के मान के चल रहे हैं, जिसके अंदर लगभग 6 से 6.5 लाख का ड्रोन होगा और उसके अंदर 4 सेट ऑफ बैटरीज, ताकि महिलाओं को, क्योंकि ये ड्रोन बैटरी से चलता है और लगभग 30 से 45 मिनट तक ये बैटरी चलते हैं, तो काम पर्याप्त मात्रा में एक महिला काम कर सके, वो अपना आय को बढ़ा सके, उसके लिए हम 4 सेट ऑफ बैटरीज और एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और 1 साल की वारंटी भी इसके अंदर कवर हो, 1 साल का इसके अंदर इंश्योरेंस भी कवर हो
और साथ में इस स्कीम के अंदर खास बात यह है कि एक महिला को ड्रोन पायलट बनाने की ट्रेनिंग, क्योंकि मैं आपको सभी दर्शकों को बता दूं कि ड्रोन को उड़ाने के लिए ड्रोन पायलट लाइसेंस या सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जो इस स्कीम के अंदर 15 दिन का ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट भी उनको ये ट्रेनिंग दिया जाएगी, ताकि जो महिला हैं ट्रेनिंग ले सके और स्प्रे के कार्यक्रम के अंदर बखूबी वो अपना काम कर सकें। और इसके लिए उनको सक्षम बनाने के लिए 15 दिन के ट्रेनिंग भी इस 10 लाख के ड्रोन के पूरे योजना के अंदर ये शामिल है। तो मैं आपको बता दूं, इस वित्तीय वर्ष के अंदर लगभग 500 ड्रोन दीदी जो हैं तैयार की गई हैं, उनको 15 दिन के ट्रेनिंग भी दिया गया, उनको ड्रोन भी दे दिया गया। आने वाले 2 साल के अंदर 14,500 ड्रोन जो है महिला स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा। ठीक है, तो इस आधी आबादी को सशक्त करते हुए ये एक बड़ा सपना और पूरा सपना देखने की कोशिश हम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सपना जरूर साकार भी होगा, क्योंकि टारगेट जो लिया गया उसके बहुत नजदीक ये योजना पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। आप मेरे साथ रहिएगा सर, अश्विनी सर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो अश्विनी सर, ये सारी बातें हम जब सुनते हैं, समझते हैं, और एज अ शिक्षाविद आप कैसे इस पूरी योजना को देखते हैं सर? बिहाइंड द कर्टेन क्या लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको और दुरुस्त करने की जरूरत है, पुख्ता करने की जरूरत है, तब इस तरह की योजनाएं और अच्छे से एग्जीक्यूट हो सकती हैं, या जैसा चल रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है? जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में कृषि में अलग अलग प्रकार से उपकरणों का उपयोग तो होता ही रहा है, लेकिन आज सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, IT का युग है, और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4, इंडस्ट्री 4.0 में हम प्रवेश किए हैं, उसमें ड्रोन एक महत्वपूर्ण घटक है। और मैं एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते आपको बताना चाहता हूँ कि जो ग्रोथ थ्योरी है वो ये बताती है कि दुनिया में जो ग्रोथ होती है, किसी भी देश में हुई हो, वो 85% टेक्नोलॉजी के कारण होती है और 15% रिसोर्सेज के कारण होती है। ऐसा शुम्पीटर ने भी कहा था। तो ऐसे में हमारी जो कृषि, जिसमें ग्रोथ की बहुत संभावनाएं हैं, और हमारे ऊपर एक और भी दायित्व है देश में, वो ये है कि भारत के पास कृषि योग्य भूमि दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन हम अभी उसमें उतना जितना उत्पादन हम ले सकते हैं उतना नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि हम 120 मुल्कों को अभी भी खाद्यान्न और बाकी कृषि सामान भेज रहे हैं, लेकिन उसमें और भी अधिक संभावनाएं हैं। दुनिया में कृषि उत्पादों की और कमी होने वाली है, रहने वाली है। ऐसे में भारत का जो दायित्व है उसमें हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, और दूसरी बात ये कि एक आधी आबादी जिसके बारे में हमेशा हम चिंता करते हैं कि उसकी जो उत्पादन में भागीदारी है, उसकी जो लेबर फोर्स में भागीदारी है वो बहुत कम है। ऐसे में जब हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इस प्रकार के जो कार्यक्रम लेते हैं, तो वो महिलाएं जो इस ड्रोन को लेंगी, ड्रोन दीदी बनेंगी, वो अपने साथ 5, 7, 10 महिलाओं को और रोजगार देंगी। और इस प्रकार से एक जो बाकी सब फायदे हमें मिल रहे हैं, इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, जो कृषि के इनपुट्स हैं, इसके साथ ही साथ कृषि में जो एफिशिएंसी बढ़ रही है जी। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से हम इंडस्ट्री 4.0 में दुनिया में सबसे आगे चल रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि पहले ड्रोन के बारे में बहुत चिंता की जाती थी कि इसके कोई इम्पैक्ट जो है वो गलत तरीके से भी पड़ सकते हैं, गलत लोगों के हाथ में जा सकता है, तो इसकी एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। उस विषय को पिछले 2.5 साल पहले इस विषय को समाधान किया गया। सरकार एक नई ड्रोन पॉलिसी लेकर के आई, और कृषि में ही नहीं, मुझे लगता है कि जीवन के हर क्षेत्र में इन ड्रोन्स का उपयोग करके हम अपनी एफिशिएंसी को, अपनी सक्षमता को और बढ़ा सकते हैं, और उसके माध्यम से हम अपने देश में जो कृषि उत्पादन है वो तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, पूरी दुनिया के लिए हम एक मिसाल तो बनेंगे, और साथ ही साथ दुनिया के लिए उत्पादन करने में भी हम सक्षम हो सकें। ठीक है, तो हम ड्रोन उड़ाना सिखा रहे हैं, महिलाओं को आजादी के साथ सशक्त होना सिखा रहे हैं, और सिखा ये भी रहे हैं कि देखिए जब ये आधी आबादी सशक्त होगी तभी ये समाज पूरी तरीके से सम्मान के साथ विकसित तौर पे हम देख पाएंगे। लेकिन CFQ CTI पोर्टल, अब ये क्या है?
इस पे भी आज हम डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि एक अहम शुरुआत है जिसमें कई एस्पेक्ट्स आज हम कवर करने जा रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहा हूं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फिर इसी पोर्टल की डिटेल में बातचीत करेंगे। कहीं मत जाएगा, आज का एपिसोड बहुत खास है। खेती की बाधाओं को पाटता एक कार्यक्रम, तकनीकी को नए आयाम तक ले जाता एक कार्यक्रम, नई शोध नई खोजों से रूबरू कराता एक कार्यक्रम। हम बताएंगे कैसे मिलेगा हर समस्या का समाधान, कैसे होगी खेती किसानी आसान। जानने के लिए देखिए कार्यक्रम नए भारत का बढ़ता किसान, हर शनिवार शाम 4:30 बजे। पुनः प्रसारण हर रविवार शाम 4:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं सच के साथ, और इस कार्यक्रम के जरिए हर हवा का रुख समझने की और उसकी नब्ज टटोलने की हम कोशिश करते हैं। एक हवा के साथ हम कभी नहीं बहते, विश्लेषण करते हैं, समझते हैं सारी चीजें, और ये सारी चीजें सिर्फ डीडी किसान पे होती हैं। आप जानते हैं बेहद शानदार पैनल मेरे साथ मौजूद है इस वक्त, और जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा था कि CFQ CTI पोर्टल की मैं बात करूंगा, तो उसको जरा डिटेल में समझते हैं और समझाने की आपको भी कोशिश करते हैं। तो कृष्णवीर चौधरी मेरे साथ हैं। सर, ये जो पोर्टल है ये तो 2014-15 से चल रहा था सर, अब ये नई कोशिश क्यों की गई? पहला वाला सही से काम नहीं कर रहा था, या कुछ और संशोधन किए गए इसलिए जरूरत पड़ गई? देखिए, इसमें संशोधन किए गए हैं और कुछ नए ब्लॉक्स इसमें बनाए डेवलप किए गए हैं। जैसे पहले सिर्फ फर्टिलाइजर जो इंपोर्ट होता था उसके टेस्टिंग के लिए ये ऐप उस समय डेवलप किया गया था, लेकिन आज सॉइल हेल्थ को इसके साथ लिंक करने के लिए एक विशेष योजना जो है बड़े पैमाने पर शुरू की गई है। और सॉइल हेल्थ में जो कृषि सखी है जी, उनका अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल, खास तौर से वो पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में सरकार उनको जो है शुरुआत करवाई है। सरकार की योजना के अनुसार 70,000 कृषि सखी जो हैं उनको ट्रेंड करने की योजना तत्काल है, जिसमें 3500 को ट्रेनिंग दी जा चुकी है 13 प्रदेशों के अंदर। उद्देश्य ये है कि जिस खेत की मिट्टी की जांच होनी है, सॉइल हेल्थ अगर बढ़िया होगा तो पशुओं की हेल्थ सुधरेगी, और ये दोनों हेल्थ सुधरेंगी तो मनुष्य की हेल्थ भी सुधरेगी। इसलिए सबसे बड़ी बात मृदा परीक्षण पर पूरा दबाव सरकार का इसलिए है कि उसमें बैलेंस कैसे किया जाए, न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है उसको कैसे पूर्ति की जाए। और एक विशेष शुरुआत, स्वागत योग्य कदम सरकार ने उठाया है कि जो हमारे नवोदय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, उसमें देश में पायलट प्रोजेक्ट जो है 20 विद्यालयों के अंदर जो है सॉइल हेल्थ का कार्यक्रम छात्रों को जोड़ते हुए और शिक्षकों को साथ लेकर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको देकर पायलट प्रोजेक्ट में शुरू किया गया है। और योजना अब 1000 विद्यालयों में जो ग्रामीण क्षेत्रों में है वो पूरी तरीके से एक तो उससे जुड़ाव होगा। ठीक है, यानी कई छोर है सर, मैं आऊंगा आपके पास, कई छोर हैं इस पूरे पोर्टल के, और अभी जो सर ने समझाया उसके अलहदा एक खास रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की। इस रिपोर्ट को अगर आप गौर से समझेंगे तो फिर समझ पाएंगे इस पोर्टल की जरूरत क्यों पड़ी, इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है, और अब इस पोर्टल के भविष्य में किस तरह के परिणाम हम देख सकते हैं। एक रिपोर्ट दिखाते फिर चर्चा पे लौटते हैं। खेतीबाड़ी को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। इसके लिए हर स्तर पर काम हो रहा है।
हाल ही में 4 नई पहलों की शुरुआत हुई है, जिनमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल और मोबाइल ऐप, स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम, कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम और उर्वरक नमूना परीक्षण के लिए केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान यानी CFQCTI का पोर्टल शुरू किया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल और मोबाइल ऐप पोर्टल को नया रूप दिया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्रामीण स्तर पर केंद्रीय डैशबोर्ड उपलब्ध कराया गया है। किसान SMS और पोर्टल पर मोबाइल दर्ज करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पोर्टल में मृदा रजिस्ट्री, उर्वरक प्रबंधन, इमोजी आधारित मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पोषक तत्व डैशबोर्ड और पोषक तत्वों के हीट मैप दिए गए हैं। स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत पायलट परियोजना शुरू हो चुकी है। इस परियोजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के 20 केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में मृदा प्रयोगशालाएं स्थापित की गई। ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किए गए और छात्र शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। अब इस कार्यक्रम को 1000 स्कूलों तक बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण परिदृश्य बदलने में कृषि सखियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम के अंतर्गत 70,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। ये सखियां पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में काम कर सकेंगी। खासतौर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन, जैव संसाधन केंद्रों और कई दूसरी योजनाओं के क्रियान्वयन में भूमिका अदा करेंगी। इस तरह की पहल कृषि सखियों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगी। इन सब के अलावा उर्वरक नमूना परीक्षण के लिए काम कर रहे CFQCTI पोर्टल को नया रूप दिया गया है। इसे 2014-15 में तैयार किया गया था और इसका काम बंदरगाहों पर आयात किए गए उर्वरकों के नमूने लेना, उनकी सिस्टम कोडिंग या डिकोडिंग करना और आयातकों को सीधे ऑनलाइन विश्लेषण रिपोर्ट भेजना है, ताकि किसानों को आपूर्ति से पहले उनके उत्पादन की गुणवत्ता को जानने में होने वाली देरी से बचाया जा सके। इस पोर्टल को भी अब नया रूप दिया गया है। तो इस पोर्टल के जरिए कई दिक्कतों को दूर किया जाएगा और कई सुविधाओं को प्रदान किया जाएगा, और इसके बीच का तालमेल कैसे होगा यह आज समझने की कोशिश है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ महावीर जी भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। महावीर सर, असल में जिस तरह की कोशिश की जा रही है उसको देख के मैं जो समझ पा रहा हूं पहली नजर में, एक मंत्रालय कई मंत्रालयों के साथ कॉपरेशन करेगा, सहभागिता निभाएगा, तब ये पोर्टल अच्छे से काम कर पाएगा। सर मैं सही हूं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। अब जैसे इसमें स्कूल के जरिए मृदा स्वास्थ्य के कार्यक्रम की बात की गई है। अब स्कूल के जरिए अगर आप करेंगे, उसमें नवोदय विद्यालय हैं और ये एकलव्य विद्यालय को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है उसमें। तो ये शिक्षा मंत्रालय के साथ आपको समन्वय बिठाना पड़ेगा जी, कि हम स्कूल में बच्चों को खेती बाड़ी के बारे में कुछ जो एक व्यवहारिक प्रायोगिक तौर पर जो हम उनको सिखा सकते हैं, उसके बारे में हम एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय के साथ आप जुड़ेंगे। इसी तरह आपका जो सखी दीदी का है जी, उसमें भी आप कहीं ना कहीं महिला विकास मंत्रालय, महिला कल्याण मंत्रालय, उनका भी सहयोग लेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। तो सरकार की एक इस तरह की ये योजना है जिसमें कई मंत्रालय एक साथ जुड़े हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने पर ये काफी जोर इसमें दिया गया है। और इसके साथ ही जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी को मोदी सरकार काफी प्राथमिकता दे रही है, तो उसका भी इसमें काफी जोर हमें दिखाई देता है। लेकिन अश्विनी जी, जैसा कि अभी हम कह रहे हैं कि एक मिनिस्ट्री कई मिनिस्ट्रीज के साथ कंबाइंड एफर्ट करेगी तब ये सारी चीजें हो पाएंगी। सर व्यावहारिक है क्या इतना? ये वाकई उतना व्यावहारिक दिखाई देता है जितनी हम उम्मीद कर रहे हैं? ये विषय हमने कोरोना काल के अंदर किया। जब भारत के शहरों से मजदूर अपने गांवों की तरफ वापस गए तो उनकी रोजगार की विषय था और केवल मनरेगा से उसका समाधान नहीं हो सकता था। तो ऐसे बहुत से मंत्रालयों को इकट्ठा किया और उन मजदूरों को किस प्रकार से रोजगार प्रदान किया जा सकता है। उसमें रेलवे मंत्रालय भी था, शहरी विकास मंत्रालय भी था, तमाम प्रकार के मंत्रालय, लगभग 11 से ज़्यादा मंत्रालय उसमें शामिल किए गए थे और वो कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल चला
और मुझे लगता था कि उसे और आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन कुछ वजह रही होंगी, क्योंकि उसके बाद मज़दूरों को कुछ वापसी हुई, कुछ वहीं पर लोगों को रोज़गार मिल गया। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज इस समय कृषि विकास के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूली बच्चों को भी इसके अंदर शामिल किया जाए। ये केवल व्यवहार की बात नहीं है, ये ज़रूरत भी है, क्योंकि आज किसान का जो बच्चा है वो किसानी नहीं करना चाहता है, वो कुछ और करना चाहता है। उसको शायद मालूम नहीं है कि किसानी कैसे बेहतर की जा सकती है। तो ऐसे में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, सरकारी सहयोग लेकर के, ऐसे तमाम प्रकार के जो मंत्रालय भी हैं और विभिन्न विभाग हैं, उनकी आपस की कोऑर्डिनेशन ये देश की ज़रूरत है। कृषि और ख़ास तौर पर मैं ये भी बात करना चाह रहा हूँ कि पिछले समय में कश्मीर जी भी मेरी बात को बताएंगे कि देश में एक्सटेंशन सर्विसेज कहीं ना कहीं वीक हो गई थी, और जिसके कारण चाहे वो धनाभाव के कारण हुई हो, अदरवाइज़ हुई हो, लेकिन एक्सटेंशन सर्विसेज वीक होने के कारण हमारी कृषि पर भारी नुकसान हो रहा था। आज अगर इतने सारे विभाग मिलकर के और एक्सटेंशन सर्विसेज को हम सुदृढ़ करें और महिलाओं की सहभागिता के साथ हम पोर्टल के सहयोग से, बाकी सब काम से हम एक्सटेंशन सर्विसेज को यदि सुदृढ़ करते हैं तो एक लॉन्ग रन में बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे कृषि विकास को मिलेगा। लेकिन सर ऐसा क्यों होता है कि जब मुसीबत सर पड़ती है तभी हम सोल्यूशन ढूंढते हैं? हम आज की मुसीबत, आने वाली मुसीबत का आकलन आज क्यों नहीं कर पाते? अगर इतने बड़े दावे हमारे हैं, इतने बड़े रोड मैप हमारे हैं, इतने बड़े ब्लूप्रिंट हमारे हैं, तो बात की समस्याओं का समाधान हम आज क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? क्या सक्षम नहीं है, क्या हम समझ ही नहीं पा रहे हैं अभी? ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, क्योंकि अभी तक तो हम केवल प्यास लगने पर ही कुआं खोदने की बात करते थे। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। चाहे अभी आपने ड्रोन की बात की, ये पोर्टल की बात की, एक्सटेंशन सर्विसेज की बात की, अलग अलग विभागों को साथ में लेकर के एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करने की बात की, ये एक दीर्घकालीन विषय है। और जो हम 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक ऐसे अल्पविकसित कृषि जिस पर कोई कृषकों के पास कोई समाधान ना हो, कोई सहयोग ना हो, किसी भी प्रकार वो अपने पर छोड़ दिया जाए उनको, ऐसा नहीं हो करके यदि हम ये कृषि की समस्या आज हमारे पूरे देश की समस्या है, उसमें हमने काफ़ी बेहतरी की है। आज हम 330 मिलियन टन्स का खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं। आज हमारे दूध का उत्पादन, अंडों का उत्पादन, फल सब्जी का उत्पादन, दालों का उत्पादन काफ़ी बड़ा है, और आज हम तिलहन के उत्पादन में भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारा जो विषय है ये वास्तव में एक दीर्घकालीन योजना के तहत है, और उसके लिए चाहे जिस प्रकार की भी योजनाएं बनानी पड़े और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना हो, ये उस तरफ एक दिशा में कदम है। ये कोई तो भविष्य को लेकर ही ये सारी रणनीति तैयार की जा रही है, और यही यूएसपी मौजूदा सरकार की है, और यही सरकार की कोशिश भी है कि आने वाले समय को देखते हुए वर्तमान में वो सारी चीजें दुरुस्त कर ली जाए। डॉक्टर मुकेश जैन भी हमारे साथ है। डॉक्टर मुकेश, असल में हम जब भावी योजनाओं की बात करते हैं, आने वाली योजनाओं की बात करते हैं, अब ये ड्रोन दीदी का तो जिक्र आप कर ही रहे थे, इस तरह के पोर्टल्स जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, इस तरह के पोर्टल्स कितने लाभकारी होते हैं? और एक आम आदमी के लिए, एक आम महिला के लिए, क्या इस तरह के पोर्टल्स का इस्तेमाल करने के लिए या योजनाओं से खुद को जोड़ने के लिए एक खास स्किल की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है? और अगर है तो क्या वहां पे हम अपना 100% दे पा रहे? डॉक्टर मुकेश, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही। मैं दोबारा जी सुन पा रहे हैं जी, अब बोलिए, अब आ पा रही है, बोलिए। जब से डिजिटल क्रांति आई है, जब से ये पोर्टल वगैरह का इस्तेमाल काफी पैमाने पे लोग इस्तेमाल करने लगे, और उसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आज के दिन हर चीज पोर्टल के माध्यम से लोग अप्लाई भी करते हैं, उसका फायदा भी उठा रहे हैं। जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करते हैं, या इस टाइप के पोर्टल, जैसे ड्रोन की अगर मैं बात करता हूं कि ड्रोन के लिए भी नमो ड्रोन दीदी का जो है एक पोर्टल के द्वारा ये पूरा संचालित होना है, जिसके अंदर जो महिला स्वयं सहायता समूह होगा वो सीधा पोर्टल के अंदर अपना नाम, उसके अंदर एप्लीकेशन फाइल करेंगे, आवेदन करेंगे। उसके बाद फर्टिलाइजर कंपनी जो है उनको ड्रोन देने के लिए उनको चुनाव करेगा, और उनको सीधा ड्रोन
RPTO बोलते हैं, रिमोट पायलट ट्रेनिंग स्कूल में जो ट्रेनिंग देने के लिए उनको सीधा वहीं से पोर्टल के माध्यम से उनको आवंटित किया जाएगा कहाँ पे जाना है और कहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करना है। सीधा वहां से उनको सूचना मिलेगी। उसके बाद वो महिला जो है सीधा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग के लिए सीधा वहां पे प्रशिक्षण के लिए वहां जाएंगे। सर्टिफिकेट जिस दिन उनको मिल जाएगा उसके बाद ड्रोन जो निर्माता है तो उससे सीधा उसके पास फोन आ जाएगा, आप अब पायलट बन चुके हैं, हमारा जो ड्रोन आप तैयार है, आप ये ड्रोन की डिलीवरी आप लें। तो ऐसे ये सारा काम किसी भी चीज के लिए किसी भी महिला को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब काम आप अपने फोन से ही सीधा काम कर सकते हो और किसी काम के लिए किसी सरकारी दफ्तर में आपको जाने की जरूरत नहीं, किसी से बात करने की जरूरत नहीं, ये काम सीधा होगा। तो ये संभव जब हो पा रहा है जैसे ये पोर्टल के वजह से हो पाएगा। तो मेरा मानना है कि किसी भी कार्य के अंदर पोर्टल जैसे सुविधा अगर होगी तो काम जो लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी जी भी हैं। तो कृष्णवीर जी, असल में मिट्टी को तो अलग अलग नामों से दुनिया भर में कहते हैं, लेकिन हम तो धरती माँ कहते हैं। ये जो माँ वाला इमोशनल कनेक्ट है मिट्टी के साथ और मिट्टी की सेहत के साथ, सर ये इमोशनल कनेक्ट और सरकार की योजना अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो फिर रिजल्ट अच्छे तो आने ही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है धरती माँ का स्वास्थ्य कैसे संतुलित हो, कैसे उसमें उर्वरक क्षमता बनी रहे, बढ़ती कैसे है, ये 2-3 बिंदु हैं सीधे सीधे। धरती माँ हम इसलिए कहते हैं कि ये भोजन देती है जी, हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को भोजन देती है। तो हम तो दूसरे देशों के लोग भी इस बात को कहते हैं कि ये माँ है, माँ ही पालती है, माँ पोषती है, इसलिए धरती हमारी माँ है। दूसरी बात पे मैं आता हूँ, एक्सटेंशन सर्विसेज की बात अश्वनी जी ने बिल्कुल सही कहा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों बढ़ रहा था? वो इसलिए बढ़ रहा था कि हम उर्वरकों का संतुलित प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास डिजिटल इंफॉर्मेशंस नहीं थी, हमारे पास सॉइल हेल्थ का मोबाइल ऐप पे एप्लीकेशंस जो सरकार ने शुरू किए वो नहीं थी। आज सिंगल क्लिक पर प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो सीधे सीधे 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में जाती है। ये डिजिटल क्रांति है कि दुनिया में सबसे बड़े उदाहरण ये है। मेरा कहना ये है कि जो उत्पादन लागत है टेक्नोलॉजी प्रयोग करने से उसमें कमी आएगी और उत्पादकता इसलिए बढ़ेगी कि हर किसान को उसके खेत में पता होगा कि इसमें कौन कौन से सूक्ष्म तत्वों की कमी है और कैसे उसको पूर्ति की जानी है, ये उसमें सलाह होगी। अब तक क्या हो रहा था? अब तक ये हो रहा था कि किसान बाजार में गया और डीलर के पास जाके कहा कि मेरे फसल में ये समस्या है। डीलर ने उठा के और उसको डब्बे पकड़ा दिए, ये लाल रंग का, ये पीले रंग का, ये हरे रंग का, ऐसे ऐसे आपको प्रयोग करना है। एक एग्जैक्ट क्या समस्या है और उसका सही समाधान क्या है, सटीक समाधान क्या है, टेक्नोलॉजी से वो प्रयोग होगा और उससे उत्पादन लागत बढ़ेगी और उत्पादकता बढ़ेगी। अभी तक हमने ये नहीं देखा कि हम एक्स्ट्रा कितना हमने नाइट्रोजन जो है जमीन में डाला है, बिना आवश्यकता के यूरिया का मिसयूज किया गया है। ये हमसे गलतियां हुई हैं, जानबूझ के नहीं की गई, इसलिए हुई हैं कि हमें यही नहीं पता कि इसमें पोटास की कितनी कमी है, फास्फोरस की कितनी कमी है, माइक्रो जिंक की, सल्फर की, मैग्नीशियम की, आखिर कमी क्या है, आयरन की कितनी कमी है, ये कुछ नहीं पता। बस हम तो प्रयोग करे जा रहे हैं, यूरिया बुआई करनी है डीएपी और बीच में यूरिया, जरूरत नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं। तो इससे हमारा नुकसान हुआ। सॉइल में सैलिनिटी बढ़ी और सैलिनिटी बढ़ने से प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जो बढ़नी चाहिए थी वो कम हुई और सैलिनिटी बढ़ने से सॉइल के नीचे हार्डनेस हो गई, उसमें जो एयरेशन जो हवा का आदान प्रदान होना चाहिए जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है वो कम हो गई। अब मैं आता हूं एक और बिंदु पर जो सिंचाई की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस सरकार ने जो 36% सिंचाई का एरिया था सन 2014 में, आज वो 2024 में 36 से बढ़कर 51% हुआ है। ये बहुत बड़ा कार्य है क्योंकि सिंचाई बढ़ने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अभी अश्वनी जी ने सही कहा कि हमारा उत्पादन बढ़ा है। उत्पादन इसलिए बढ़ा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे किसानों को मिला है। एक
सबसे बड़ी हमारी बर्बादी होती थी फसल पोस्ट हार्वेस्ट के बाद। जो है सब्जी सड़ रही है, फल सड़ रहे, एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में काम नहीं, गोडाउन हमारे पास नहीं थे। अभी सरकार ने 3 बड़ी योजनाएं शुरू कर दी। बीज के क्षेत्र में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी नेशनल लेवल की बनाई। जैविक कृषि उत्पादों के बाजार की दिक्कत किसानों को थी, उसके लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीसरी सोसाइटी निर्यात बढ़ाने के लिए बनाई। तो ये इतने बड़े कदम है। अब इसमें बहनों का जो योगदान है, पशुपालन में भी है, चारे के उत्पादन में भी है, चारा खिलाने में भी है। अब वो उनका योगदान जो होगा, ठीक है। तो बड़ी योजनाएं हैं, बड़े असर की हम उम्मीद भी कर रहे हैं। फिलहाल इन बड़ी उम्मीदों के बीच, बड़ी योजनाओं के बीच एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में जूट की क्या महत्ता है और जो उसकी एमएसपी बढ़ी है वो कितना बड़ा इंपैक्ट दिखाएगी। ब्रेक के उस पर रहिएगा हमारे साथ। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो जिसका नाम है सच के साथ, जिसमें बात होती है 16 आने सच की, बात होती है सिर्फ किसानों की। और खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, मेहमान जुड़ते हैं जो बताते हैं आपको कि किस तरह से योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। कई चर्चा हमने ब्रेक से पहले की, लेकिन अब हम बात करते हैं जूट की। तो महावीर सर, जूट की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जूट कितना इंपॉर्टेंट है अब सब जानते हैं। अब एमएसपी का जूट से बढ़ना, यानी जूट में एमएसपी का जो बढ़ावा है, ये कितना फायदा किसानों को पहुंचा देगा, क्योंकि 285 रुपए एमएसपी बढ़ा दी गई है। घनश्याम जी, देखिए किसानों के लिए कोई भी उसका एमएसपी बढ़ता है, समर्थन मूल्य बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं किसान को उसका लाभ मिलता ही है। और जूट जो है एक खास तौर से पश्चिम बंगाल में वहाँ के किसानों का एक उनकी आय का बहुत बड़ा साधन है जी। जो हमारी एमएसपी पर खरीद होती है, गेहूं की खरीद है, धान की खरीद है, उसको पैकिंग करने के लिए जूट का इस्तेमाल होता है। और एक बड़े पैमाने पर जो है उसकी कहीं ना कहीं उसकी खपत होती है। तो इसका एमएसपी सरकार ने अभी जो पीछे मीटिंग हुई थी जी 285 रुपये बढ़ाकर 5335 रुपये क्विंटल कर दिया है। और मोदी सरकार ने, उनका दावा है कि पिछले 10 साल में अच्छी वृद्धि इसमें की है। और इससे जो भी मूल्य बढ़ाया गया तो उनकी खेती, उसका जो उत्पादन है उसको बढ़ावा मिलेगा। अगर किसान को पैसा अच्छा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उसका आकर्षण बढ़ेगा कि हमें इसके उत्पादन को बढ़ाना चाहिए, इसकी खेती को बढ़ाना चाहिए। इसका उनके जो इकोनॉमी है, उनकी जो अर्थव्यवस्था, उनकी जो आय के साधन है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं देखी जा रही है। और सरकार ने एक कदम उठाया है हर मामले में, चाहे गन्ने की बात हो, चाहे जूट की बात हो, धान का मामला है। अब मोदी सरकार ने ये पिछले 10 साल के दौरान जो गेहूं का समर्थन मूल्य है 1310 रुपये से बढ़कर 2275 रुपये क्विंटल तक पहुंच गया है। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, टेक्नोलॉजी को ला रही है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का उसमें ध्यान दे रही है। लेकिन हम एक बात ये कहना चाहेंगे, आप टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, नई नई उसमें प्रौद्योगिकी ला रहे हैं, तो उसका जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उस पर जोर होना चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ लाने भर से काम नहीं होगा, उसका एग्जीक्यूशन क्या है जी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट हम बात कर रहे हैं तो प्रशिक्षण उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं उनको चलाना आना चाहिए, उनको उसके बारे में कैसे इसको ऑपरेट करना है,
ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत अहम सवाल सर आपने यहाँ पे उठाया। अश्विनी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी जी, झूठ की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, और अर्थव्यवस्था के आंकड़े आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। सर, झूठ को कितनी इंपॉर्टेंस के साथ आप देखते हैं, वो भी तब जब उसकी एमएसपी बढ़ जाती है। सरकार बहुत संजीदा है इसका मतलब इसको लेके। देखिए, अपने देश में कृषि उत्पादन बढ़ा है, ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन उसमें कुछ इम्बैलेंस भी है। अच्छा। जैसे कई बार हम देखते हैं कि चावल का जितना हमें उत्पादन चाहिए उससे ज़्यादा हो रहा है, गेहूं का जितना उत्पादन चाहिए उससे ज़्यादा हो रहा है, और दूसरी तरफ हमें कई चीज़ों के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा, निर्यात की बहुत सारी संभावनाएं अन्य अन्य क्षेत्रों में रहती हैं, उसका भी हमें आकलन करना पड़ेगा। तो सरकार की जो एमएसपी की जो नीति है वो केवल किसानों को समर्थन देने के लिए नहीं होती है। वो समर्थन देना एक विषय है, लेकिन समर्थन दे करके, प्राइस इंसेंटिव्स दे करके उस वस्तु का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास होता है जिसकी देश को ज़रूरत है, जिससे देश को फ़ायदा होगा निर्यात में हमारे उद्योगों को। जब आज़ादी मिली तो उस समय जूट उत्पादन का अधिकांश क्षेत्र जो था वो पाकिस्तान की तरफ चला गया, और हमारे हाथ में बहुत सारी जूट मिलें आ गई। लेकिन अब समय बदला है, आज जूट के अन्य कई प्रकार के उपयोग होने लगे हैं। उसका कपड़े में भी उपयोग है, उसका बारदाने में भी उपयोग है, बाकी सब स्थानों पर भी है। तो ऐसे में यदि जूट का उत्पादन बढ़ता है तो उससे दुनिया में जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज की बात है, जिस प्रकार से प्लास्टिक का उपयोग को कम करना है, तो प्लास्टिक के विकल्प के नाते भी जूट का उपयोग है। तो ऐसे में इस ओवरऑल नीति के तहत, जिसमें भारत भी 2070 तक नेट जीरो तक की बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को आकलन करते हुए मुझे लगता है कि ये जो जूट की एमएसपी नीति है उन सब से संबंधित है। यानी इसको हमें एक व्यापक संदर्भ में देखना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि जूट के इस एमएसपी के बढ़ने से किसानों को और ज़्यादा इसको उगाने का, बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलेगा, और उस प्रोत्साहन से हम अपने देश का कुछ लाभ कर सकेंगे। ठीक है कृष्णवीर जी, ब्रेक से पहले आपने कई सारी बातें बताई, कई योजनाओं के बारे में बताया, कई चीज़ों के बारे में समझाया जिससे किसानों का विकास बहुत संभव है। लेकिन सर, इतनी सारी योजनाएं होने के बावजूद भी किसान रूठा सा क्यों नजर आता है? वो कौन से किसान है सर जो सड़कों पे दिखाई देने लग जाते हैं, जो कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाती? सर, अगर इतना ही सब कुछ गुड़ हो रहा है तो फिर वो किसान क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्या संवाद की कमी है, या ठीक से समझाया नहीं जा रहा, या महावीर जी कह रहे थे एग्जीक्यूशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, या फिर कुछ बहकावे जैसी स्थिति भी है? देखिए, इस देश में 86% किसान जो है उसकी जोत 2 हेक्टेयर से कम है। ये सरकारी आंकड़े कहते हैं, लेकिन मैं हकीकत बता दूं, इसको 2 एकड़ पर ले आइएगा। अच्छा। 2 एकड़ से कम है। अब उस स्थिति में किसान को बाजार से जो दूर रखा गया आज तक, उस वजह से उसका जो उचित मूल्य फसल का, उत्पाद का उसको मिलना चाहिए था गरीब किसान को, वो उसको नहीं मिल पाया। एमएसपी का लाभ पंजाब को मिला सबसे ज्यादा, हरियाणा को मिला। पूरा उनका गेहूं और धान की खरीद होती है, इसलिए गेहूं और धान के अलावा पैदा नहीं करते। लेकिन जब हम पूरे देश के किसानों को देखते हैं तो क्या हमने उनको बाजार में खड़ा किया? इस सरकार ने मंडी बाजार को बढ़ाने के लिए, किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस देश में 22,000 हाट हैं जो सरकार ने छोटी किसानों की मंडी में परिवर्तित करने की शुरुआत करवाई है। इस देश में 1300 से ज़्यादा इनाम मंडी इसलिए बनाई कि पूरे देश के किसानों को पता हो कि आज क्या भाव है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, किसान को उसके उत्पाद का उचित मूल्य जो वो बाजार में लेके आता है, वह उसका शोषण मार्केट फोर्सेस के द्वारा किया जाता है। सरकार तो अपना A2 + FL + 50% दे रही है, लेकिन बाजार में किसान का माल आता है तो बाजार की फोर्सेस जो हैं, ताकतें हैं, वो भाव गिरा देती हैं, और जब किसान का माल गोदाम में चला जाता है तो उसका भाव फिर बढ़ जाता है, ना उसका उपभोक्ता को लाभ मिलता है। जो लोग महंगाई की बढ़ने की बात करते हैं उनसे कतई सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ने की बात तब होती कि आपने सस्ता खरीदा और उपभोक्ता को सस्ता दिया। हमारे पास पिछले 2 साल में 3 बड़ी फसलों का उदाहरण है। एक तिलहन का, हमारे पास सरसों का है, एक दलहन का मूंग की दाल का है, तीसरा हमारे पास चने का, और अब हमारे पास सोयाबीन का चौथा है। तो ये जो चीजें हैं, ये उदाहरण हमारे सामने। सरकार ने प्रयास किया बाजार खोलने का, जो पिछले नए कानून बनाए थे। सरकार ने एग्रो प्रोसेसिंग के साथ सीधे लिंकेज करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रयास किया। उसका विरोध हुआ। ये राजनीतिक विरोध था। विरोध किसानों के लिए होता तो
हमें अच्छा लगता। किसानों का आंदोलन होता है, आंदोलन पहले भी हुए, लेकिन इस तरीके का आंदोलन किसानों के नाम पर उचित नहीं है। ये विरोध राजनीतिक विरोध है। मैं ईमानदारी के साथ घनश्याम जी आपसे कह रहा हूं कि उन किसानों की बात हमको सोचनी चाहिए, समाधान उनका होना चाहिए जिनको बाजार में मूल्य नहीं मिल रहा। मेरा तो एक सुझाव है कि सरकार को मिनिमम कैप जो है बाजार पे लगानी पड़ेगी, तभी हम गरीब किसान को बचाएंगे। भले ही आप उसको स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए मिनिमम कैप लगा दीजिए, जिससे बाजार में उससे कम पर उसे बेचने के लिए मजबूर ना तो होना आप कह रहे हैं सर कुछ किसान है और कुछ किसान ही नहीं है इसमें। ये तो पूरी तरह शुद्ध रूप से पहला आंदोलन हुआ था तो पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उन्होंने कराया था। अब ये भगवंत मान है तो इन्होंने यह कराया, कांग्रेस इसमें साथ है। मैं इसमें पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता था, लेकिन हकीकत ये है कि किसानों के नाम पर जो हो रहा है वो उचित नहीं हो रहा है। किसानों की समस्या का समाधान सरकार ने अभी कहा, आप फसल तो पैदा करते हैं, 2 गेहूं और धान दोनों की खरीद होती है, तो आपकी एमएसपी की मांग कहां है? सरकार बदलने के हिसाब से किसान की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। किसान क्या अलग अलग रिजिम में अलग अलग किसान है? किसान तो किसान होना चाहिए। किसान तो किसान है, लेकिन राजनीतिक दलों से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी सोच अपनी निश्चित रूप में वहीं पर है, वो नहीं बदलते। उनकी सोच किसान के हित में अगर होती तो ये बात नहीं करते। राजनीति का मुद्दा किसान है, मतलब राजनीतिक मुद्दा जो है किसान का 2024 का जो चुनाव है, पहले 2022 का चुनाव था, अब ये 2024 का चुनाव है, ये राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। किसान की बात तो वो है जो सरकार ने एक बात बताई है। सरकार क्या कहा, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा जो कमेटी बनाई कि उसमें पारदर्शिता कैसे हो और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सभी गरीब और छोटे किसानों कैसे मिले, तो इसलिए कमेटी बनाई थी। अब आपने कमेटी में 3 सदस्य आपको नॉमिनेट करने थे, आपने 3 नाम नहीं दिए, तो अगर आपकी नीयत ठीक थी और आप नीति और साफ सुथरी बात करें तो आपको आना चाहिए था, जैसे हम अपनी बात कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन महावीर जी सरकार कहती है कि देखिए उद्देश्य पूर्ण हो, हमारा टारगेट लक्ष्य पूर्ण हो, सहकार से समृद्ध का जो मूल मंत्र है वो स्थापित हो। सर ये सारी चीजें क्या इन योजनाओं के साथ आपको स्टैब्लिश होती हुई दिखाई देती है? क्या वो उद्देश्य आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, वो भी तब जब कुछ रूठे रूठे से लोग सड़कों पे दिखाई देते हैं? देखिए, मैं इस चीज को इस रूप में देखता हूँ, होगी कहीं राजनीति भी होगी, दूसरी चीजें भी होंगी, लेकिन आज भारत जो है विश्व बाजार से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हम अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ाना चाहते हैं, हम कई चीज़ों का इंपोर्ट भी करते हैं, और भारत और चीन दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। सबसे ज़्यादा खाने, मतलब जब भी खाने पीने की बात आएगी तो ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं, तो पूरे विश्व बाजार की नज़र भारत और चीन पर होती है कि वहाँ किस चीज़ का प्रोडक्शन पूरा हुआ है, किस चीज़ की वहाँ कमी हो रही है, किस चीज़ का जो है हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। और उसी गणित के चलते विश्व बाजार में दाम जो है कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होते हैं। जैसे चीनी का उदाहरण है, भारत में चीनी का उत्पादन पिछले कुछ सालों में खपत से ज़्यादा हुआ है और हम उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन विश्व बाजार में हमें दाम नहीं मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है, और जैसा कि अश्विनी जी ने बताया है कि संतुलन की जरूरत है। हमें किस चीज का प्रोडक्शन करना चाहिए और किस चीज का किस समय कम करने की जरूरत है, ये संतुलन हमें देखना पड़ेगा अगर आप विश्व बाजार से जुड़े हुए हैं। तो योजनाओं के साथ ये ट्रेनिंग देने की भी जरूरत है, फिर इसका मतलब समझाने की जरूरत है कि कितना असंतुलन से संतुलन की तरफ बढ़ना है। हमारे साथ डॉक्टर मुकेश जैन भी हैं। मुकेश जी, हालांकि ड्रोन दीदी में आपकी एक्सपर्टीज है, आपने बताया, लेकिन जिस CFQ CTI पोर्टल की मैं बात कर रहा था उसी के तहत बात निकलती है सखियों की, कृषि सखियों की। तो 70,000 कृषि सखियों को ट्रेन करने का एक टारगेट तय किया गया है। मौजूदा स्थिति में ये टारगेट कितना व्यवहारिक नजर आता है, कितना प्रैक्टिकल है सर, और क्या इसके लिए कोई टाइम फ्रेम तय होना चाहिए? आपका एक्सपीरियंस ड्रोन दीदी के जरिए क्या कहता है? क्या ये टारगेट अचीव करना बहुत आसान है? देखो, हमारा जो ये संस्थान है हिसार स्थित है, तो ये मूल रूप से कृषि मशीनरी के अंदर प्रशिक्षण कार्य ही करता है। तो हर वर्ष लगभग हम 6000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देते हैं, जिसके अंदर 3 दिन से लेके 1.5 महीने तक के कोर्स, अलग अलग प्रकार के मॉड्यूल्स हैं, उनके अंदर हम ट्रेनिंग देते हैं। अब जैसे ये बात ड्रोन दीदी की बात हो रही, अभी थोड़े दिन पहले ही इस संस्थान के अंदर ड्रोन पायलट को प्रशिक्षण देने के लिए विशेष एक इकाई का स्थापना की गई, जिसके तहत हम
ड्रोन दीदी के प्रशिक्षण हम लोग दे रहे हैं। साथ में ही ड्रोन दीदी जो स्कीम है उसको सफलतापूर्वक चल सके, इस चीज का भी हमने ध्यान दिया है कि ड्रोन सखी, ड्रोन असिस्टेंट के नाम से उसी समूह के अंदर एक महिला को ड्रोन सखी के नाम से उस कार्यक्रम के अंदर हम शामिल कर रहे हैं, ताकि वो एक हफ्ते के कार्यक्रम है जिसमें उनको ड्रोन से संबंधित मोटी मोटी बातें हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने मृदा से संबंधित ड्रोन, ये जो महिला सखी की आपने बात करी है जी, तो ये जो है आज के दिन कृषि मंत्रालय के तहत लगभग 100 से ज्यादा प्रशिक्षण केंद्र हैं। तो ये टारगेट कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है कि उसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। अगर वाकई में जज्बा है और हम चाहते हैं कि इस दिशा के अंदर हमें बढ़ना है, ट्रेनिंग प्रशिक्षण देना बहुत बड़ी दिक्कत सर, हौसला बहुत बड़ा है, जज्बा बहुत बड़ा है, और इसी हौसले और जज्बे के लिए मोदी सरकार जानी जाती है। और मैं हमेशा कहता हूं सिर्फ गारंटी की बात नहीं होती है, गारंटी की गारंटी पूरा होने की गारंटी होती है। तो रहिएगा आप भी हमारे साथ अश्विनी जी भी है। अश्विनी जी, असल में वैश्विक बाजार को आप बहुत अच्छे से समझते हैं सर, वैश्विक बाजार की स्थिति और वर्तमान में चलती हुई किसानों को भारत में योजना है सर, इसका अगर कंपैरिजन करूं तो मैच दिखाई देता है, हम स्टैंड कर पाते हैं सर वैश्विक मानचित्र पे? देखिए, पूरा विश्व जो है भारतीय कृषि के ऊपर निर्भर करता है जी। 120 मुल्कों को हम कृषि उत्पाद बेचते हैं, खाद्य उत्पाद बेचते हैं। भारत जब गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है तो पूरी दुनिया में शोर मच जाता है। आज चाहे यूक्रेन का युद्ध हो या अन्य प्रकार की जो कठिनाइयां हैं, उसके कारण दुनिया में खाद्यान्न की कमी हो रही है, और उस कमी को दूर करने के लिए भारत की तरफ देखा जा रहा है। और लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे देश हैं जिनको कैर्न देश बोलते हैं, ये देश अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन करते हैं और भारत के सरकार के ऊपर कई प्रकार के अंकुश लगाना चाहते हैं, ताकि भारत में किसानों को जो इंसेंटिव है वो ना दिया जा सके, भारत किसानों को सहयोग ना दिया जा सके। WTO में भी अलग अलग प्रकार के प्रावधान किए जाने की कोशिश हो रही है। अभी अबू धाबी में संपन्न जो WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ जी, उसमें भारत सरकार ने ये जोर दे करके कहा कि जो हम पब्लिक स्टॉक होल्डिंग करते हैं ये देश की खाद्य सुरक्षा के लिए है, और ये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना ये हमारा दायित्व भी है और ये हमारा वैश्विक दायित्व है। इसलिए अगर हम किसानों को सहयोग न करें और हम पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पर सब्सिडी ना दें तो हमारी खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। तो ऐसे में एक थाईलैंड के जो WTO के एम्बेसडर थी, उन्होंने कहा कि आप लोग तो इतना निर्यात करते हैं, तो हमने उनको बताया कि निर्यात नहीं, हम पब्लिक स्टॉक होल्डिंग से निर्यात नहीं करते हैं, हम बाजार से निर्यात करते हैं। तो देश के तर 7 समुद्र पार भी भारतीयों के एग्जिस्टेंस को समझा जा रहा है, देखा जा रहा है। सर बहुत शुक्रिया, आप सभी का समय कम है इसलिए माफी के साथ रोक रहा हूं आपको। तो बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये सच के साथ है, और सच के साथ आपको ये बताता है कि सच ही है जिसको जीवन में धारण करना जरूरी है। और हम अक्सर कहते हैं जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो इस सच को प्राप्त से पर्याप्त की दहलीज तक ले जाना है, उसके लिए करना क्या है, सिर्फ DD किसान के साथ जुड़े रहना है। तो फिर मुलाकात होगी आपके साथ सच के साथ को लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही।